नमस्कार दोस्तों, जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल बैच, स्पेशली हमारे सभी महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। ये एक क्रैश कोर्स है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साथ ही में सोशल स्टडी के लिए ये कोर्स रखा गया है, जिसमें पूरा आपका सिलेबस बहुत ही क्विकली और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज किया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं पवन वाग 10% डिस्काउंट के लिए। साथ ही में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि यहाँ जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सभी टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पवन वाग सर ऑलरेडी आपको कई सालों से पढ़ा रहे हैं, प्रशांत तिवारी सर हैं, प्रशांत जोशी सर है, कृष्णगी मैम है, तो सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप इनके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो 13 मार्च से। बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आप जानते हैं कि अनअकैडमी के कितने सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जो आपको बताता है कि आप अपने घर पर कंफर्ट जोन में रह के पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज मिलेंगे। मतलब अगर आप इस बैच के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपके लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाती है और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यूज़ कीजिए पवन वाग रेफरल कोड और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आप तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लास्ट वाले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे टाइप की होती है। जो फर्स्ट टाइप की आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट को और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। फिर मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चीज़ आती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लास्ट वाले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया था। अब जो बचता है सबसे पहले तो वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते, उसके बाद में हम लोग स्विच करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को। जो तो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये एक ऐसा टर्म है कि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा पढ़ते आए हैं। केमिस्ट्री में तो हमेशा ही पढ़ा होगा, लेकिन सच में हम लोग को क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन पता है? हम लोगों ने पढ़ा है, इस टर्म को बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन हम लोग एक्चुअली इसके डेफिनेशन को पता ही नहीं है कि हम इसका डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके डेफिनेशन को और फिर समझेंगे कि एक्चुअली ये कंसेप्ट में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो कहना मुझे ये है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, इसका डेफिनेशन ये होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is called as electronegativity. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ये कहता है कि जो भी एबिलिटी होती है किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है ना, इस चीज़ को अगर सच में समझना है ना तो हम लोग को चाहिए एग्जाम्पल। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लूँगी एक गेम का। वो गेम का अगर एग्जाम्पल आपको समझ गया तो समझ जाओ कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ गया। चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। देखो अब क्या होगा ना, सपोज अगर दो लोग खड़े हैं, ये है आपका एक मोटा सा इंसान, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान, बहुत ज़्यादा मोटा इंसान, ठीक है, और ये है एकदम पतला सा इंसान, ठीक है। और अगर इनके बीच में WWF का मैच शुरू है और सेंटर में अगर ट्रॉफी है, सपोज़ ये है आपकी ट्रॉफी, दिस इज़ योर ट्रॉफी। तो अगर ये मैच है WWF का, तो इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी किसकी है? मैं WWF के मैच की बात कर रही हूँ। एक बहुत मोटा इंसान है, बहुत एकदम मतलब मैं बोल सकती हूँ एकदम पावरफुल इंसान खड़ा है यहाँ पे, और ये एकदम पतला सा वीक इंसान खड़ा है। सेंटर में है ट्रॉफी और मैच है WWF का।
तो ये ट्रॉफी लेने के चांस किसके ज़्यादा है? ये ट्रॉफी लेने का चांस जो है वो सबसे ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसकी काफ़ी बॉडी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा खासा मोटा इंसान है। ये बहुत ही कमज़ोर सा है, बहुत ही वीक है। तो अब मैच अगर WWF का है, ट्रॉफी सेंटर में है, तो ट्रॉफी लेने का चांस इसी की तरफ जाएगा, है ना। मतलब कहना मुझे ये है कि जो मोर पावरफुल होता है ट्रॉफी भी उसी के पास जाएगी। अगर उसी तरीके से मैं 2 एटम दे दूँ, सपोज़ ये है मेरा एक एटम, ये है मेरा B एटम और यहाँ पे है मेरे इलेक्ट्रॉन्स। मैं अगर बोलती हूँ कि ये एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एटम है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर पावरफुल है, तो सेंटर पे के इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटी भी किसकी रहेगी? इसकी। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मैच WWF का है, ट्रॉफी सेंटर में रखी हुई है, तो ये ट्रॉफी जीतने का चांस दोनों में से किसका रहेगा? इस पावरफुल वाले इंसान का, जो अच्छा खासा मोटा है और अच्छा खासा पावरफुल है। वो इस मैच में तो 100% जीत के रहेगा, ट्रॉफी भी उसी की तरफ जाएगी। अब ये 2 इंसान आ गए, अब इसके जगह पे मैंने 2 एटम ले लिए। एक एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक एटम है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेंटर में है इलेक्ट्रॉन। ट्रॉफी की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिए और इंसान की जगह मैंने, मतलब पर्सन की जगह मैंने एटम्स को रख दिया। तो क्या हुआ कि ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी का मतलब ये कैसा है? मोर पावरफुल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो सेंटर में है, वो भी किसकी तरफ जाएंगे? मोर पावरफुल की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो देखो मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, अबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की अबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एटम कितना पावरफुल है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ कितना स्ट्रांगली खींच सकता है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं समझता है, बस इतना समझ लो, WWF का मैच, सेंटर में ट्रॉफी, एक तरफ मोटा इंसान, एक तरफ पतला इंसान। ट्रॉफी तो मोटा ही लेके जाएगा, क्योंकि मोटा कैसा है? मोर पावरफुल। इन द सेम फैशन इन दोनों में ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर पावरफुल। इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे इसी की तरफ। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत तगड़े वाले एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। मुझे पता है आप ये एग्जाम्पल को कभी नहीं भूलोगे। अब काम की बात जो है वो ये है कि यार इसके ट्रेंड्स क्या रहेंगे, मतलब ये जो है ये पीरियड में कैसे क्या वैरी करेगा, ये ग्रुप में कैसे क्या वैरी करेगा, पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या वेरिएशन शो करेगा, वो भी हम लोगों को देखना है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में। तो चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ट्रेंड्स को। चलिए देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं बात करती हूँ ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स में मुझे ये देखना है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा ये कहता है कि अगर मैं मूव होती हूँ अलोंग द पीरियड, अगर मैं बोल रही हूँ अलोंग द पीरियड, देखो आज तक हम लोगों ने किया 2 ही काम है। पहला काम, जब भी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो ट्रेंड्स बताना है, तो पहले बताएंगे अलोंग द पीरियड, मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हम लोगों को बताना है अलोंग द ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये 2 ही चीज़ें बताइए। क्या इसके अलावा और कुछ बताया है? नहीं बताया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक टेबल है, एक तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे या तो टॉप टू बॉटम आएंगे, और बचता ही क्या है? बस वही काम करना है प्रॉपर्टी में, अलोंग द पीरियड। और नेक्स्ट रहेगा आपका अलोंग द ग्रुप। ठीक है, इसको देखने से पहले मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर मैं अलोंग द पीरियड बोल रही हूँ, मतलब ही मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, लेफ़्ट टू राइट। और जब भी मैं अलोंग द ग्रुप बोल रही हूँ, इसी का मतलब मैं टॉप टू बॉटम आ रही हूँ। ये चीज़ें कोई समझा के नहीं देता, ये सिर्फ हम लोग को समझना है। साथ ही साथ आपको एक और रिलेशन पता होना चाहिए कि जो भी आपका Z इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा कि जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो जो भी मेरा Z इफेक्टिव है वो क्या होता है? वो इंक्रीज़ होता है। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है तो Z इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Z इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी होगी इंक्रीज। तो ये रहा अलोंग द पीरियड का ट्रेंड। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा कहानी नहीं बताना है, कंसेप्ट को बताना है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ टॉप टू बॉटम की, तो हम लोग ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाने में हमारा जो Z इफेक्टिव है, मतलब जो भी मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है ना। अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पे आपकी जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी डिक्रीज होगी। जिनको ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, देखो एरो अगर ऊपर लिखते हैं इसी का मतलब इंक्रीजेस होता है, और जब भी एरो नीचे की तरफ लिखते हैं तो हम लोग उसी का मतलब लिखते हैं डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा काम का कंसेप्ट है। अब हम लोग एक आधा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज अगर मैं बात करते, पहले इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब थोड़ा सा मूव करेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर सपोज मैं यहाँ पे आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लूँ, सपोज आपको पूछा जाए कि बताओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन, इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में ये वाली चीज़ देखी कि जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड लिखना है तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट खत्म होता है, जो कि पार्ट था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग लेंगे एंट्री आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ वी डिड, also at the same time we complete physical properties. Now we are going to switch to the next part which is your chemical properties. देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। चलिए अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो अगर मैं बात करती हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार ये केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे डिफर करती है ना। मुझे पता तो होना चाहिए कि ये क्या है डिफरेंस। एक को बोल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक को बोल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपके केमिकल स्टेट को बताएगी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन देखूंगी, फिर इसके अंदर आने वाली जो 3 चीज़ें, जैसे कि लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि कौन से के केस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, बस हम लोग को उसी टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, कंसेप्चुअली सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो काम की चीज़ जो है यहाँ पे ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ Na+ की, तो वो अभी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं Mg की बात करूँगी तो वो भी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। मैं आपके ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो वो नेगेटिव दिखा रहा है, फ्लोरीन भी नेगेटिव दिखा रहा है ना। मतलब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे ये है कि यार ये कुछ एलिमेंट जो है वो मुझे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, कुछ एलिमेंट मुझे नेगेटिव दिखा रहे हैं, कुछ मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो इसमें चक्कर क्या है कि कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, वैल्यूज़ तो मैं समझ जाती हूँ, कोई 1 दिखा रहा है, कोई 2, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या गेम है। तो काम की चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है उसी के ऊपर में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है। सपोज़ अगर मैं बोलती हूँ कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहेगा, माइनस। और कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहेगा, प्लस। देखेंगे एग्जाम्पल के समान। सपोज़ अगर मैंने ये 2 एलिमेंट लिए A और O,
ये जो ए एलिमेंट है, ए के जगह पे मैं Na ले लेती हूँ, मतलब हमारा डाउट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। Na2O सपोज मैंने लिया है, वो आप भूल जाओ फिलहाल के लिए कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो सारी चीज़ें देखो। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखा था, है ना, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेरा Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। उसी नाते आपकी ऑक्सीडेशन, जो भी आपका ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, ज़्यादा। अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एक चीज़ है पॉजिटिव तो उसके साथ में जो दूसरी चीज़ रहेंगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर ये है पॉजिटिव तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, है ना। कहना मुझे ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो डिपेंड करेगा। सपोज अगर मैं बात करूँगी इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो -2 आएगा। अगर मैं बात करूँगी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो +1 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ वैरी हुई है। चलो नंबर को अगर हम लोग गोली पे मारते तो आपने यहाँ पे साइन को देखा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, मतलब इनका जो साइन है वो कैसा है, डिफरेंट है। एक का प्लस है, एक का माइनस है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो था नेगेटिव या पॉजिटिव का, वो डिसाइड किसने किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने डिसाइड किया। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए इसका स्टेट भी कैसा था, नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं थी, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का था, इसलिए प्लस आया। और वैसे भी दुनिया में हमेशा एक रूल तो फिक्स है, जब एक चीज़ प्लस रहती है तो उसके साथ में उसका जो फ्रेंड रहता है या उसके साथ में जो भी चीज़ एसोसिएटेड रहती है वो कौन सी रहती है, वो माइनस ही रहती है। प्लस और प्लस की फ्रेंडशिप उतनी अच्छी नहीं हो सकती, माइनस और माइनस की फ्रेंडशिप भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन प्लस और माइनस की फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी तरीके से होती है। आई होप आप सबको समझ रहा हो। तो इसीलिए मेरे को कहना ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सारा का सारा खेल जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर का। पूरा के जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी रिएक्शन आप स्टडी करोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में, वो सारी की सारी डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन के ऊपर में। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस माइनस, और ऑक्सीडेशन नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। चलिए इसको एक कोरिलेशन का चार्ट बना लेंगे। इसका मतलब ओवरऑल तरीके से मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आने वाली है वो आने वाली है दो चीज़ें, वैलेंसी और केमिकल रिएक्टिविटी। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। अब वैलेंसी और केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर में और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर में और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर में। अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं पता तो आप ये चीज़ों को साइन नहीं बता पाओगे कि प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाओगे तो आप वैलेंसी और केमिकल रिएक्टिविटी को भी स्टडी नहीं कर पाओगे। उसी नाते आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सकते हो। तो ये वाला एक बहुत तगड़ा कोरिलेशन का चार्ट है जो आपको बताता है कि एक दूसरे के लिए दूसरी चीज़ें, नेक्स्ट चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि मैंने आपको चार्ट बताया था कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आती है पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी। सेकेंड थिंग जो आपको रहेगी वो रहेगी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और जो फाइनली मतलब जो लास्ट चीज़ आप लोग इसमें पढ़ोगे वो रहेगी केमिकल रिएक्टिविटी। तो चलिए देखेंगे सबसे पहली चीज़ को, जिसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी। अगर मैं बात करूँ ना पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी की, तो ये वाला पार्ट अगर आपको समझ गया तो आपको 12th में आने वाले सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शन कम्प्लीटली समझ जाएंगे आपको, क्योंकि उनका वैलेंसी का समझ में आ जाएगा। वैलेंसी जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जड़ है, अगर वो हमें समझ जाए तो हम लोग किसी भी एलिमेंट की कितनी भी केमिकल रिएक्शन बना के लिख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो भी गेम होता है वो वैलेंसी का होता है। जिसका हैंड वैलेंसी में एकदम परफेक्ट हो गया वो रिएक्शंस को आसानी के साथ लिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट तो कवर होगा ही होगा, एंट्रेंस के लिए कंसेप्ट बनेंगे और साथ ही साथ 12th में इनऑर्गेनिक का पार्ट भी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक थिंग जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी को। ध्यान से सुनना है, ये वाला पार्ट मैं बोलूँगी इस चैप्टर का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं इस चीज़ को। तो नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी।
अगर मैं बात करती हूँ ना पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी की, तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा के दिखाती हूँ और सारी प्रॉपर्टीज़ को समझा के दूंगी। बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से सुनो। जो भी आपकी वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, एनी एलिमेंट की जो भी आपकी वैलेंसी होती है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर में। एक तो उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और उसी का मतलब होता है 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहना मुझे जो है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट की अगर मैं वैलेंसी की बात कर रही हूँ तो वो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। जो सबसे पहली थिंग रहेगी आपकी वो रहेगी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और जो सेकंड थिंग रहेंगी वो ये रहेंगी 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। इसी का मतलब आपकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो हम लोगों को समझ में आ गया, पर जब तक ये अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर में तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो देखेंगे उस चीज़ को। सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ, लेटस से मैंने नाइट्रोजन को लिया है, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 15 और नाइट्रोजन का आपका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP3। ये है आपके नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको एटॉमिक नंबर से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते आता है तो वो मैं अभी आपको जो टेबल पढ़ाने वाली हूँ उसमें सब कुछ क्लियर करवा दूंगी, सारा बेसिक भी बता दूंगी, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी, एलिमेंट्स का जो कंपाउंड वाला स्टेट होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, वैलेंसी वगैरह सब चीज़ें सिखा दूंगी। लेकिन एक बार इधर देख लो, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखो इधर, अगर मैं बात करती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 आपका 5 होता है। 2 + 3 आपका 5 होता है। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मुझे नाइट्रोजन में बताना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो वो कितने रहेंगे? 2 + 3। दिख रहा है ना आप सबको, एक तरफ है 2 एक तरफ है 3, तो 2 + 3 कितना होता है? 5। मतलब नाइट्रोजन के केस में आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 5। बट अगर मुझे बोलना है वैलेंसी को, अगर मुझे बताना है कि वैलेंसी कितनी रहेगी, वैलेंसी के लिए देखो क्या फॉर्मूला है। वैलेंसी के लिए आपका पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी भी 5 रहेगी। साथ ही साथ देखो एक और फॉर्मूला है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये भी आपकी क्या होती है? वैलेंसी। वैलेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 5 इसलिए 5, और साथ ही साथ एक और चीज़ क्या है? 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 5, तो 8 - 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन के वैलेंसी की तो वो मुझे 2 टाइप की वैलेंसी को शो करेगा। पहला रहेगा 5, सेकंड रहेगा मेरा 8, है ना। और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे, पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझा देती हूँ और फिर मैं वो वाला जो टेबल है बुक में जो दिया है उसको एकदम नाइस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। सिर्फ इसको एक बार समझ लो। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना। और अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो रहता है आपका NH2NP4। ये भी समझा दूंगी कैसे आता है। अभी सिर्फ टाइम बिंग के लिए समझ लेते हैं क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें टेबल में अप्लाई करवानी है आपसे। तो मैंने ऑक्सीजन को लिखा है NH2NP4। तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, है ना। 2 और 4, 2 + 4 कितना होता है? 2 + 4 6 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 + 4, और 2 + 4 का ही मतलब कितना होता है? 6। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन के केस में वो कितने होते हैं? 6। 2 + 4 6। अब मुझे निकालना है वैलेंसी कि मेरी वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन के केस में। मुझे निकालना है वैलेंसी। तो वैलेंसी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो पहला फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, का मतलब भी क्या होता है? वैलेंसी। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। मतलब वैलेंसी भी आपकी कितनी होंगी? 6 होंगी। साथ ही साथ आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 माइनस, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं? 6। तो 6
और 8 माइनस 6 कितना होता है 2। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपका ऑक्सीजन है उसकी जो भी वैलेंसी रहेगी वो भी 2 रहेगी। पहली रहेंगी आपकी 6 और सेकंड रहेगी आपकी 2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। देखो आज तक अगर मैं बात करूँ ना तो हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट गया है वैलेंसी निकालना, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला ही नहीं पता था। लेकिन अब तो समझ में आ गया ना, क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस वैलेंसी का खेल है। अगर ये समझ जाए तो सब अपने आप समझ जाएगा। तो कहना मुझे ये है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आ जाए, जो मैं अभी आपको टेबल में समझाने वाली हूँ, तो आप उससे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हो। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर समझ गया तो आप वैलेंसी को भी लिख सकते हो, एक तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो उससे आपको निकल जाएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे वैलेंसी के टेबल को, कि एक्चुअली वैलेंसी का टेबल क्या होता है, जिसकी मैं इतने देर से बात करी थी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे उस टेबल को, जो कि है बहुत 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 ज़्यादा काम का, बहुत ज़्यादा बेसिक वाला टेबल, और जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आपको सब समझ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना उस पर्टिकुलर टेबल को। तो टेबल जो मेरा कहता है वो यहाँ पे ये है। सबसे पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके ग्रुप का नंबर। हम लोगों को ग्रुप के नंबर को स्टडी करना है कि ग्रुप का नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा। बिल्कुल आपको इसी फैशन में इसको ड्रॉ करना है। बुक में जो टेबल दिया है मैं उसे थोड़ा सा अलग टेबल आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बुक में एलिमेंट मेंशन नहीं किए। मैं मेरे टेबल में एलिमेंट भी मेंशन करूँगी, जिससे आपका कंसेप्ट और बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका रहेगा ग्रुप का नंबर। जो सेकेंड थिंग आप स्टडी करोगे इसमें वो रहेगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल भी बोल सकते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे एलिमेंट्स कौन से आते हैं उस ग्रुप में। एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है, या तो इसके बाद में मैं आपको वैलेंसी वाली कंसेप्ट बता देती हूँ। वैलेंसी चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। जो सबसे पहली थिंग रहेगी आपकी वो रहेगी ग्रुप नंबर। जैसे कि आप सबको पता है कि ग्रुप 1 से चालू हुआ है, तो एक रहेगा आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये रहे आपके ग्रुप के नंबर। कुछ इस तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब मुझे अगर लिखना है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर ही है 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ग्रुप नंबर से जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना बताऊंगी। तो अब हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर ही है 1, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, NS1, क्योंकि ग्रुप का नंबर ही है 1। तो कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या आएगा, 1, इसलिए यहाँ पे आया NS1। अगर मैं बात करती हूँ इसकी 2 की, इसका ग्रुप नंबर ही है 2, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। मतलब जब ग्रुप नंबर है 1 तो NS में भी गया 1 इलेक्ट्रॉन। जब ग्रुप नंबर है 2 तो NS में गया 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13 की, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 13 में आप सबको 3 दिखता है। 13 में आप सबको 3 दिखेगा। ठीक है, 14 में आप सबको 4 दिखेगा, 15 में आप सबको 5 दिखेगा, 16 में 6 दिखेगा, 17 में 7 दिखेगा और 18 में 8 दिखेगा। आई थिंक ये आप सबको समझ में आ रहा है कि 13 में 3 होगा, 14 में 4 होगा, 15 में 5, 16 में 6,
17 में 7 और 18 में 8, ये तो दिख ही रहा है ना, कुछ भी नहीं करना है, यही वाले नंबर को बता दिया है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 3 की, इसका मतलब अगर सपोज आपके NS में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो NP में 1 जाएगा। इसी का मतलब तो होगा ना, देखो इधर 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है ना। 2 + 1 कितना होगा, 3, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3। और थोड़ा मूव करेंगे आगे। अब अगर मुझे 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है तो मेरा 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, 2 + 2 कितना होता है, 4, और 14 में भी कितना नंबर आया, 4। 13 में कितना नंबर आया, 3, इसलिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। 14 में आप सबको क्या दिखता है, 4, इसलिए यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब और बढ़ेंगे आगे, सोचने की बात है। अगर मैं बात कर रही हूँ 15 की, तो 15 में आप सबको 5 दिख रहा है, 15 में हम हर किसी को 5 दिख रहा है। 5 का मतलब क्या हुआ, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ 16 की, तो 16 में आप सबको 6 दिख रहा है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं बात करती हूँ 17 की, तो NS2 NP5, 17 में आप सबको 7 दिख रहा है, 2 + 5 कितना होता है, 7। और 18 में आप सबको 8 दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 2 + 6 मतलब 8। तो कहना मुझे ये है कि अगर हमें ग्रुप नंबर पता चल जाए एलिमेंट के, तो क्या हम लोग इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए काम की चीज़ क्या है? काम की चीज़ ये है कि आपको ग्रुप नंबर पता होने चाहिए। जैसे कि ग्रुप 1 है तो NS में 1 इलेक्ट्रॉन गया, ग्रुप 2 है तो NS में 2 गए, ग्रुप 3 है, अगर ग्रुप 13 आ जाए तो 13 में आपको याद रखना है 3, तो NS2 NP1। अब सेकंड तरीका क्या होगा? सेकंड तरीका ये है कि P में अगर 1 है तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। करना कुछ भी नहीं, एक एक को बढ़ाते चलो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली समझना है तो मैंने आपको वो भी समझा दिया। अगर आपको ग्रुप नंबर सपोज 16 दिख रहा है, तो 16 में आप सबको क्या दिख रहा है, 6, मतलब आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 रहने चाहिए। तो इसमें तो हमेशा 2 ही जाते हैं इसमें, तो अगर इसमें 2 गए तो बचे कितने, 4। अगर मैं बात करती हूँ 14 की, तो 14 में आपको एरो के ऊपर क्या दिख रहा है, 4। 14 में 4 होता है ना, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर ग्रुप नंबर पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी का भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही हमारे लिए आसान हो गई। अब देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो ये है कि यहाँ पे आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1। यहाँ पे आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। यहाँ पे आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रैक्टिस ली थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि प्रैक्टिस अगर ले लिया मैंने तो आप यहाँ पे फटाफट आंसर कर सकते हो। अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 3। और बढ़ेंगे आगे, 2 + 2 आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 4। 2 + 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5। 2 + 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6। 2 + 5 7, और यहाँ पे आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 + 6 8। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। चलिए और मूव करेंगे आगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी का मतलब ही 2 चीज़ें होती है। वैलेंसी का मतलब जो पहली थिंग आपकी रहती है वो रहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब ही होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ वैलेंसी का मतलब एक और होता है 8- वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी का मतलब 2 होता है, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8- वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर मुझे बात करनी है इसकी वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही रहेगी आपकी, ये आपको और कोई वैलेंसी नहीं दिखाएगा। जो भी आपकी 2 वैलेंसी रहेगी ना, वो स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से। 14 से लेके 18 तक के सारे एलिमेंट आपको 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएंगे। ये जो एलिमेंट है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का, ये आपको 2 वैलेंसी नहीं दिखाते, ये आपको सिंगल ही वैलेंसी दिखाएंगे। लेकिन जब मैं बात करूँगी ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक के, तो वो आपको 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। देखेंगे कैसे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, मतलब ग्रुप 2 की,
तो यहाँ पे आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी भी कितनी रहेंगी 2। ग्रुप 13 की अगर बात करूँ तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वैलेंसी भी कितनी रहेगी 3। अब अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट आपको 2 टाइप की वैलेंसीज शो करेंगे, है ना। तो जो पहली वैलेंसी वो आपको शो करेंगे वो ये है कि वैलेंसी का मतलब ही आपका रहेगा नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। साथ ही साथ आपकी एक और वैलेंसी रहेगी 8 - 4, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स आपके वैलेंसी का क्या फॉर्मूला शो करेंगे, एक तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन या तो 8 - वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है आपके 4 और 8 - 4, तो इसका भी वैल्यू 4, इसका भी वैल्यू 4। तो मुझे ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, दोनों क्या है सेम ही है। तो मैं इसको एक बार भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ग्रुप 15 पे आ जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसके वैलेंसी की, तो एक तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 5 और दूसरा क्या रहेगा 8 - 5, तो 5 और साथ ही साथ 8 - 5 कितना होता है 3। मतलब ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है वो आपको 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएंगे। अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 16 की, तो यहाँ पे आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और सेकेंड वैलेंसी क्या रहेगी 8 - 6, तो 6 और 8 - 6 कितना होता है 2। यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 7 और एक आपका रहेगा 8 - 7, तो 2 टाइप की वैलेंसी देखने को मिलेंगी 7 और 1। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे की अगर वैलेंसी की मैंने बात की तो ये रहेगा आपका 8 - 8 और ये आपको 0 वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे ग्रुप 18 के होते हैं एलिमेंट्स, मतलब ही इनर्ट गैस एलिमेंट्स, मतलब ही नोबल गैस एलिमेंट्स, उनका वो अपने आप में मस्त होते हैं, अपने आप में बिंदास होते हैं। वो बोलते हैं ना तो मुझे किसी का इलेक्ट्रॉन दो, ना तो मेरा कोई इलेक्ट्रॉन लो, क्योंकि मैं अपने आप में ही मस्त हूँ, अपने आप में ही बिंदास हूँ और गैस में हूँ ना, गैस फॉर्म में भी तो है ना। इसलिए उनका वैलेंसी क्या रहता है 0। वो किसी से भी दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप में ही मस्त है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अगर मैं आगे की बात करूँ, तो आगे की बात में यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि ग्रुप 1 में जो मेरे एलिमेंट्स आते हैं वो रहते हैं लिथियम, ली ना करे रब से फरियाद। ये वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन मेरे को ये लिखना ज़रूरी है। तो एलिमेंट जो आपके रहेंगे ली ना करे रब से फरियाद। ग्रुप 2 में आपके एलिमेंट्स आएंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट से ली ना करे रब से फरियाद। ग्रुप 2 के आपके एलिमेंट से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ग्रुप 13 के आपके एलिमेंट्स रहते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो आपके रहते हैं वो रहते हैं का, सी, गए, टीन लेने। ग्रुप 15 के आपके एलिमेंट्स रहते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ग्रुप 16 के आपके एलिमेंट रहते हैं ओ, स, से, टे, पो। ग्रुप 17 के एलिमेंट रहते हैं फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। और ग्रुप 18 के आपके एलिमेंट रहते हैं नीना, जे, र। नीना, अरीना, करीना का कलर, जेरोक्स, रंगीन, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे हो गए एलिमेंट्स। अगर आपको ये एलिमेंट्स नहीं आते हैं तो आप लोग मेरा पीरियोडिक टेबल वाला क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने सारे के सारे ट्रिक्स बताई है। अगर वो नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम जाएगा फिर, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा मूव करेंगे हम लोग आगे। अगर मुझे हाइड्राइड्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेशियम और ये सारे के सारे हाइड्राइड्स को मुझे अगर एक्सप्लेन करना है तो देखो क्या होगा ना, हाइड्राइड का फॉर्मूला हम लोग को लिखते ही नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट कहीं पे भी पगले जैसे H1 लगा देते हैं, कहीं पे भी 2 लगा देते हैं, बट वैसा थोड़ी चलता है, अपने मर्जी से थोड़ी चलेगा कि कहीं पे भी आपने 2 लगा दिया, कहीं पे भी आपने 1 लगा दिया, वैसे नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर वैलेंसी होता है, आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंगली ही उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी पगले जैसा लिख दिया और कर दिया, ऐसा नहीं चलता है, वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। और एक और बात, अगर आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पता हो ना, तो अगर आपको सपोज रिएक्शन नहीं भी आती है ना, तो भी आप प्रोडक्ट को सही लिख के आओगे। भले आपने उस रिएक्शन को नहीं पढ़ा हो तो भी आपका प्रोडक्ट सही बनेगा, क्योंकि आपको वैलेंसी आती है।
मतलब वैलेंसी में इतना पावर है, कहना मुझे ये है वैलेंसी में इतना पावर है, अगर हमें वो समझ जाए तो केमिकल रिएक्शंस जो हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है वो भी हम सही करके आएंगे, क्योंकि हमें उसका जो बेसिक थिंग है वैलेंसी वो पता है। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मैं आ रही हूँ। इस पर्टिकुलर टेबल में ध्यान से आप सबको देखने का है। चलिए देखेंगे इस थिंग को। अगर मैं बात करती हूँ सपोज लिथियम की, ठीक है, तो लिथियम के हाइड्राइड की मुझे बात करनी है। सोचने की बात है, इसका नाम ही है हाइड्राइड, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट आने वाला है, यहाँ पे आपका हाइड्राइड, मतलब ये हाइड्रोजन वाला एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि नाम ही क्या है हाइड्राइड। तो अगर मैं बात करती हूँ लिथियम की, तो सबसे पहले देखो इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी वैलेंसी आपकी है 1, मतलब ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा 1। अगर इसकी वैलेंसी है 1 तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा 1 के साथ। तो देखेंगे यहाँ पे देखो, इसलिए आपका फॉर्म हुआ है LiH, NaH, KH, RBH, CHS। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे हर किसी के साथ में जो H है वो 1 ही आए, 1 ही H आए है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे जो है वो ये है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है, और ग्रुप 1 में आपके ये सारे एलिमेंट आते हैं। वैलेंसी कितनी है 1, इसलिए ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ। क्या ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही तो 1 है ना। तो हाइड्रोजन भी कितने रहेंगे अटैच, 1 इन केस ऑफ हाइड्राइड। समझा या नहीं? अब और देखेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 की आपकी वैलेंसी कितनी है, ग्रुप 2 की आपकी वैलेंसी है 2। इसलिए ये सारे के सारे देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जब मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट लिए तो वैलेंसी 1 थी, तो वो 1 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हुए। अगर मैंने ग्रुप 2 के एलिमेंट लिए तो वैलेंसी 2 है, तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ। इसलिए देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, BeH2, MgH2, CaH2। बाकी सारे एलिमेंट्स तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन क्या आपको समझ में आया कि ये एलिमेंट 2 हाइड्रोजन के साथ में क्यों अटैच हो रहे हैं? क्योंकि इनका ग्रुप नंबर है 2, इनकी वैलेंसी है 2, इसलिए ये कितने हाइड्रोजन के साथ में अटैच हुए, 2। आएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ सपोज इस पर्टिकुलर थिंग की, अगर मुझे इसके हाइड्राइड्स की बात करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एल्यूमिनियम को ले लेती हूँ। तो जो एल्यूमिनियम है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 3, वैलेंसी भी है 3। अगर वैलेंसी 3 है तो कितने हाइड्रोजन के साथ में अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन के साथ। इसलिए एल्यूमिनियम भी देखो 3 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है। अगर मैं बात करती हूँ गैलियम की, तो वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि जो भी आपका बोरॉन है ना, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो जाता है B2H6। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ का। एक्सेप्शंस तो यार दुनिया में हर जगह पे, कुछ लोग, अगर हम लोग इंसानों की भी बात करें तो कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ लोगों का तो नेचर अलग ही होता है, हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो वो इस यूनिवर्स के एक्सेप्शन है ऐसा समझ के उनको छोड़ देना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये आपका एक्सेप्शन हुआ जो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, यहाँ पे मैंने ये जानना कि जो भी मेरा कार्बन वाला फैमिली है, मतलब ये, इसमें आपकी वैलेंसी कितनी है, 4। अगर वैलेंसी 4 है तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ में अटैच होगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। इसलिए यहाँ पे CH4, SiH4, GeH4। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कार्बन हमेशा 4 हाइड्रोजन के साथ में ही क्यों अटैच होता है। आप लोगों ने क्या कभी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन को 5 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि भाई उसकी वैलेंसी ही तो 4 है ना, तो वो 4 ही हाइड्रोजन के साथ में तो अटैच होगा ना। इसीलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच है। अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अब देखो, अभी तक का किस्सा तो बहुत सा सिंपल था, क्योंकि अभी तक के किस्से में क्या हुआ, जितना वैलेंसी था उतना ही था। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 2-2 वैलेंसी आ रही है। तो दिमाग में क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि यार अगर 2-2 वैलेंसी आ जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रेट बनाने के लिए मुझे कौन सी वाली वैलेंसी लेना है, बड़ी वाली वैलेंसी लेना है या छोटी वाली वैलेंसी लेना है, कौन से लेना है। तो दिमाग में एक चीज़ 100% अच्छे से फिट कर लो कि अगर आपकी वैलेंसी 2 आ जाए,
दो टाइप की वैलेंसी आ जाए तो आप हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लोगे। कसम खा लो सारे के सारे कि अगर मुझे दो टाइप की वैलेंसी दिखेगी तो मैं जनरली हाइड्राइड्स के केस में छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगा। फिट कर लो, मैं ऑक्साइड के केस में की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाइड्राइड के केस की बात कर रही हूँ। अगर मुझे एक ही टाइप की वैलेंसी दिखेंगी तो सिंपल सी बात है, उतना ही हाइड्रोजन मुझे अटैच करना है हाइड्राइड के केस में। अभी इसका डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अगर मुझे दो टाइप की वैलेंसी दिख जाए तो कसम खाओ कि हाइड्राइड के केस में मैं हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगा, छोटी वाली वैलेंसी को ही लूँगा। ये चीज़ फिट कर लो दिमाग में। देखो अब यहाँ पे भी वही किस्सा आ गया है, यहाँ पे भी मुझे दो टाइप की वैलेंसी दिख रही है, 5 और 3। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 5 छोटा है या 3 छोटा है? आपका छोटा नंबर है 3, छोटा नंबर है 3। तो आप कितने हाइड्रोजन को अटैच करेंगे? आप अटैच करेंगे 3 हाइड्रोजन को, क्योंकि छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो आपके यहाँ पे अगर आप देखते हो तो NH3, PH3, ASH3। अब आप देखोगे कि मैंने बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं लिखा है, तो कैसा है ना, अपन को देखना पड़ता है कि वो सच में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते। पता चला आपने सभी के फॉर्मूले बना दिए और वो दुनिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वैसा नहीं चलेगा ना। आपको उन्हीं चीज़ों का करना है जो सच में एग्जिस्ट करता है। जो दुनिया में है ही नहीं उनका फॉर्मूला कहाँ से लिखेंगे, फिर तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो ग्रुप 15 में आपको दो टाइप की चीज़ें दिख रही थी। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि आप ये दोनों में से कौन सी वाली चीज़ को लोगे, छोटी वाली चीज़ को। इसलिए हाइड्रोजन भी मैंने 3 अटैच किए। क्या मैंने 5 हाइड्रोजन अटैच किए? नहीं करना है, ठीक है। अब और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ तो ग्रुप 16 में भी मुझे दो टाइप की वैलेंसी दिख रही है। एक दिख रही है मुझे 6, एक दिख रही है मुझे 2। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार 6 वाली वैलेंसी को लूँ या 2 वाली वैलेंसी को लूँ। तो इतनी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप फिट कर लो कि मुझे कौन सी वाली वैलेंसी को लेना है, छोटी वाली वैलेंसी को। और 6 बड़ा है कि मतलब 6 छोटा है या 2 छोटा है? आपका 2 छोटा है। इसीलिए देखो आपने हमेशा ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन को अटैच किया है, मतलब ये आप इसको H2O भी लिख सकते हो। साथ ही साथ आपने देखा है एक सेकेंड, H2S, H2SE। मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है। क्या पानी का फॉर्मूला H6O होता है? नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन भले ही आपको 2 वैलेंसी दिखा रहा है, बट आपको तो हाइड्रेट बनाने के लिए छोटी वाली वैलेंसी को ही लेने का है। कसम को रखो याद। इसलिए मैंने हर जगह पे 2 ही हाइड्रोजन को अटैच किया है, क्योंकि छोटी वैलेंसी कौन सी है, 2। अब देखेंगे ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में भी वैसा ही हो रहा है। यार मुझे 2 टाइप की वैलेंसी दिख रही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि छोटी वाली वैलेंसी कौन सी है? तो ये तो बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, और हाइड्राइड बनाने के लिए मुझे कौन सी वैलेंसी को लेना पड़ता है? छोटी वैलेंसी। तो अब देखेंगे, अगर मैं देखती हूँ ध्यान से, इसलिए देखो मैंने सारे के सारे केसेस में एक ही हाइड्रोजन को अटैच किया है। ये सब आपने देखा होगा, HCF, HCl, HBr, HI। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन क्यों आया है? क्योंकि इसकी छोटी वाली वैलेंसी कितनी है, 1। इसलिए हाइड्रोजन भी कितने आए, 1। अब जिसकी कोई वैलेंसी नहीं है, इनर्ट गैसेस बोलती है भाई मैं तो नोबल गैस हूँ, मैं तो गैस हूँ, मैं तो अपने आप में ही मस्त हूँ, अपने आप में ही बिंदास हूँ, ना तो मुझे किसी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना मुझे अपना किसी को इलेक्ट्रॉन देने का है। तो क्या वो हाइड्रोजन के साथ में सच में रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस तो रहेंगे भाई दुनिया में, वो जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स दिखाते तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्या आप सबको समझ में आया? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। काम की चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि ग्रुप नंबर जो रहता है आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आप इनका सम करके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को भी लिख सकते हो। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये थी कि वैलेंसी का मतलब ही होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या तो 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट ही आपको 2 टाइप की वैलेंसी शो करेंगे। अगर वैलेंसी सिंगल आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, अगर वैलेंसी 2 आ जाए तो आप हमेशा छोटी वाली वैलेंसी को ही लेंगे हाइड्राइड बनाने के लिए। हाइड्राइड बनाने के लिए ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
अब क्या होता है ना, हम लोगों ने हाइड्रेट्स को तो देख लिया। अब अगर मैं बात करती हूँ ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स में मैं आपको अभी ऑक्साइड इसके साथ लिंक नहीं करूँगी, क्योंकि ऑक्साइड जो है वो मुझे केमिकल रिएक्टिविटी के साथ पढ़ाना है कि ऑक्साइड्स के नेचर कैसे क्या होंगे, इसलिए मैं ऑक्साइड वाला पार्ट आपकी केमिकल रिएक्टिविटी में लेती हूँ। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि वैलेंसी के बाद आने वाला है, और वो रहेगा आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने पार्ट को, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर मैं बात करती हूँ ना मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि यार मैं बचपन से पढ़ते आई हूँ मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, बट मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में होने क्या वाला है ये नहीं पता। हमको पता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल्स ये होते हैं वो होते हैं, बट ये पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर ही क्यों दिखा रहे, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही दिखा रहे। ये क्या ऐसे वो ऊपर से लिखा के आए कि मैं मेटल ही बनूंगा, मैं नॉन मेटल ही बनूंगा? नहीं ना, उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें डिफरेंट बना देती है। इसलिए एक तो वो मेटल की तरह बिहेव करते, या तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। तो जो भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो होती है वो यहाँ पे ये है कि जो भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो शो करते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्योंकि मेटल आपको गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिखाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सेकेंड थिंग जो आपकी यहाँ पे होती है वो ये है कि ये जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड को। दे फॉर्म कंपाउंड। मेटल जो होते हैं वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, मेटल के बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो जो कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं ना, वो फॉर्म करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो कहना मुझे ये है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। सेकेंड और काम की चीज़ जो है वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो आपके कंपाउंड्स को फॉर्म तो करते हैं, लेकिन कैसे फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटल्स की, हम लोग मेटल्स को उस साइड में डिस्कस कर लेंगे और नॉन मेटल्स को कम्प्लीटली इस साइड में। तो नॉन मेटल्स भी मुझे क्या शो करता है वो प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जाहिर सी बात है, एक है मेटल, तो मेटल का उल्टा क्या होता है? नॉन मेटल। सीधी सीधी बात। अब मेटल जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं, मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल आपको कैसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे? वेरी पुअर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉन मेटल शो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो भी आपके नॉन मेटल होते हैं ना, वो आपको पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। पुअर वैल्यू होता है, मतलब उनका कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऐसा कोई अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाते, बहुत पुअर होती है। अगर मैं बात करती हूँ मेटल की, तो मेटल जो होते हैं वो कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, और मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है, तो लॉस का उल्टा क्या होगा? गेन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दे फॉर्म कंपाउंड। मैं यहाँ पे लिखूँगी दे फॉर्म कंपाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉस का उल्टा ही आपका गेन होता है, इसलिए ये जो होते हैं ये कंपाउंड को फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन करके। ठीक है, चलिए और मूव करेंगे आगे। अब अगर मैं बात करती हूँ मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड की, जैसे कि मुझे बताना है ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर को। ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जो चीज़ बतानी है वो है ट्रेंड ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ पे मैं ट्रेंड बताने वाली हूँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर का, और वहाँ पे मेरा किसका ट्रेंड है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। तो मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड में जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो यही है, जाहिर सी बात है, बचपन से पढ़ते आए, बचपन से मतलब इस चैप्टर में पढ़ते आए कि पीरियोडिक टेबल में अगर ट्रेंड बताना है तो बस दो ही तो चीज़ें, एक है अलॉन्ग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, और एक है टॉप टू बॉटम मतलब अलॉन्ग द ग्रुप। ठीक है, तो अब मेरा जो पहला पार्ट है वो है
मेरा अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, और अलोंग द पीरियड का ही मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। साथ ही साथ जो मेरा सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप में मैं स्टडी करूंगी टॉप टू बॉटम को। साथ ही साथ यहाँ पे भी मुझे वही वाली चीज़ को स्टडी करना है। यहाँ पे जो पहला पार्ट रहेगा मेरा वो रहेगा अलोंग द पीरियड, इसी का मतलब आ जाएगा लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे भी जो मेरा सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा मेरा अलोंग द ग्रुप, जिसमें आएगा मेरा टॉप टू बॉटम। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अगर मैं बात करती हूँ अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, तो बस दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लो कि जो भी मेरा जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी को, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर को, ठीक है। जो भी मेरा जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर को। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे मुझे बस इतना ही पता होना चाहिए कि जो भी मेरा जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी को, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। ठीक है। अगर आपको ये वाली चीज़ पता चल जाए, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ गई हो, तो आपके लिए कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ अलोंग द पीरियड की, मतलब ये लेफ़्ट टू राइट की, तो जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो जो भी मेरा जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज़ और नीचे का एरो मतलब डिक्रीज़, ठीक है। तो जब मैं पीरियड में जा रही हूँ, मतलब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ इन द पीरियोडिक टेबल, तो मेरा जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और अगर मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेरा मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया Z effective is directly proportional to ionization potential but inversely proportional to the metallic character। अगर Z effective है ज़्यादा, अगर ionization potential है ज़्यादा, तो metallic character कैसा रहेगा, कम, क्योंकि वो कैसा है, inversely proportional, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ along the group मतलब टॉप टू बॉटम की, तो जो भी मेरा Z effective होता है वो डिक्रीज़ होता है। बहुत बार पढ़ते आए अभी, तो Z effective डिक्रीज़ होने वाला है। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो मेरा आईपी जो है, मतलब जो मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो भी क्या होगा, वो भी मेरा डिक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। अगर ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो आपका जो भी मेटालिक कैरेक्टर है ना, मेटालिक कैरेक्टर, वो इंक्रीज होगा। आ जाएंगे इधर। अगर मैं बात करती हूँ अलोंग द पीरियड मतलब ही लेफ़्ट टू राइट की, तो अलोंग द पीरियड में लेफ़्ट टू राइट में अभी तक हमेशा क्या पढ़ते आए हैं कि जो भी जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईपी। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, वो भी होगा इंक्रीज। और मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि Z effective is directly proportional to ionization potential and is also directly proportional to the non-metallic character। Z effective non-metallic character को directly proportional है, मतलब अगर Z effective बढ़ता है, IP बढ़ता है, तो मेरा non-metallic character भी बढ़ेगा, क्योंकि वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो भी मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो भी क्या होगा, वो भी मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, समझे या नहीं।
अब देखेंगे लास्ट वाली चीज़ को। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप में, तो नीचे जाने से Z इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता है। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, मतलब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो भी डिक्रीज होगा। Z इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, तो अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो IP भी तो डिक्रीज होगा। अगर IP भी डिक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो भी मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बस दिमाग में फिट कर लो कि ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीज होता है और नीचे वाला एरो मतलब ही डिक्रीज होता है। इतनी चीज़ दिमाग में फिट कर लो, समझे या नहीं? ओके, लेट्स स्टॉप हियर। अब अपना एक लेक्चर बचता है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ केमिकल रिएक्टिविटी। उसमें सारे के सारे ऑक्साइड्स का भी डिस्कशन होगा, हलाइड्स का भी डिस्कशन होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। एक थोड़ा सा आपका नेक्स्ट वाला क्लास बचा हुआ है, तो मेरे को लगा था कि इसमें ख़त्म हो जाएगा आपकी, बट ये एक्चुअली चीज़ें बहुत लेंदी है, कंसेप्ट बिल्ड होते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर थिंग को ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वाले क्लास में जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा है मैं उसको कवर कर दूंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ ही साथ कमेंट्स भी प्लीज़ डू कमेंट। योर कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, वो मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मैं सुबह सबसे पहले उठते से सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू कमेंट।